नमस्कार, मैं हूं सिकंदर शेखर वाजपेयी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस खास एडिशन में आज जो वक्त है बेहद ख़ास है और ऐसे में ख़ास मेहमान भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं स्वागत कर लेता हूं अपने ख़ास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट शंकर जी किशोर साहब का। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आज जिस मसले को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, कई संदर्भ में बातचीत करेंगे। बातचीत का मुद्दा आज़ादी का अमृत महोत्सव तो पहला है, लेकिन इसके ठीक सामने जिस तरीके से वैशाली की ज़मीन पे इस वक्त हम और आप मौजूद हैं, तो लोकतंत्र का जिक्र होगा। और लोकतंत्र का जिक्र होगा तो भी हाल ही में हमने देखा कि वैशाली का महोत्सव मनाया गया। तो ऐसे में लोकतंत्र की ज़मीन पे जिस वैशाली का महोत्सव, तब जब लोकतंत्र को की जननी हम वैशाली को कहते हैं, तो ऐसे में जो महोत्सव का जो पूरा स्वरूप था, एक जर्नलिस्ट के नाते आप कैसे देखते हैं? और इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये, जिस मुद्दे को लेकर आज हम खास तौर पे बात करने वाले हैं, वैशाली में जो मीडिया का जो पूरा रूप है, उस रूप को लेकर आज कई सवाल और जवाब होंगे। सबसे पहले तो मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूँगा इस पूरे फॉर्मेट पे। देखिए सिकंदर जी, सबसे पहले तो आप बहुत बहुत आभार आपका इस चीज़ के लिए बुलाने के लिए। आपका जो विषय क्रम है वो तीन पार्ट में है, तीनों अलग अलग मुद्दा है। पहला बात आपके द्वारा ये लाया गया कि लोकतंत्र की जननी वैशाली में वैशाली महोत्सव के स्वरूप की बात। तो जहाँ तक मेरा 4 दशक का अनुभव है, डिटोरिएशन ऑफ साइको, डिटोरिएशन ऑफ सेंटिमेंट और डिटोरिएशन ऑफ सोसाइटी, इन 3 के कारण धीरे धीरे वैशाली महोत्सव का स्वरूप जो है वो विकृत होता जा रहा है, वो अपनी लीक से हटकर है। सबसे पहले जब वैशाली महोत्सव हुआ करते थे, जिस समय हम लोग बचपन के काल में थे, शैशवावस्था में थे, हम लोगों ने देखा था काफ़ी नज़दीक से। उस समय का दौर ये था कि लोक नृत्य, लोक गायन, इन सब चीज़ों की प्रासंगिकता रहा करती थी और सामाजिक संस्कृति ही वहाँ प्रभावी रहता था। जो वैशाली महोत्सव का मंच हुआ करता था, वहाँ लोग संस्कृति से बाहर जाकर कोई गतिविधि नहीं कर पाते थे और उसके लिए ये नहीं था कि कोई प्रशासनिक दबाव था या कोई प्रशासनिक मुद्दा था कि उसी पर आपको कंसंट्रेट होकर मंच पर आना है या कार्यक्रम देना है। उस समय स्वतंत्र रूप से, लेकिन लोग सांस्कारिक रूप से इतने सुसंस्कृत हुआ करते थे कि वो अनुशासित ढंग से रहते हुए विषय क्रम पर ही चलते थे और इसके कारण समाज में वैशाली महोत्सव का स्वरूप बहुत ही पॉजिटिव मैसेज लेकर जाता था। धीरे धीरे वैशाली महोत्सव पर लोक नृत्य, लोक गायन, इन सब चीज़ों का अभाव होता चला गया और राजनीति प्रभावी होती चली गई। उस मंच पर राजनैतिक नेता लोग, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, उन लोगों का दबदबा कायम होते चला गया और धीरे धीरे वो राजनैतिक मंच के रूप में बदलता गया। अब राजनैतिक विरासत के रूप में उस मंच का उपयोग होना शुरू हुआ, जहाँ से लोक संस्कृति, आपको नाट्य कला, इन सब चीज़ों को हटाकर और मंचीय कार्यक्रम ज़्यादा शुरू हुआ और उसमें भी जो विलासिता से युक्त कलाकार हैं, जो आधुनिक काल के कलाकार हैं, उन लोगों को बुलाया जाने लगा। भोजपुरी के जो लोग हैं उन लोगों को बुलाना गया, जबकि ये पूर्णतः बज्जिकांचल क्षेत्र है और यहाँ पहले जो कार्यक्रम हुआ करते थे वो बज्जिका और यहाँ के इतिहास के इर्द गिर्द ही चला करता था। अब वो बात समाप्त हो गई वैशाली महोत्सव से। अब यहाँ जो लोग भी आते हैं उनमें अधिकांश वक्ता जो होते हैं वही उसका टाइम वेस्ट करते हैं और जो कलाकार होते हैं वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा बुलाए गए आमंत्रित कलाकारों के द्वारा होता है। स्थानीय कलाकारों का उसमें अभाव हो जाता है। अभी हाल के दिनों में तुरंत वैशाली महोत्सव हुआ था, इसमें जब पीआईडी के सामने और जिला प्रशासन के सामने एक युवक एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आया जो सही मायने में उसको वैशाली महोत्सव के कार्यक्षेत्र में शामिल करना चाहिए था, क्योंकि उससे यहाँ की जो वैशाली का जो इतिहास है या गौरव है उसमें उसकी प्रधानता होती, लेकिन वो स्थल मांगता रह गया। उसको यहाँ स्टेडियम से लेके और वैशाली महोत्सव के प्रांगण में कहीं भी उसको जगह नहीं दी जा सकी। उसके कारण वो जो स्थानीय कलाकार था उसमें काफ़ी निराशात्मक प्रवृत्ति आई। हमसे भी बात हुई थी उस क्रम में, हमने भी पीआईडी से आग्रह किया था कि इनको थोड़ा सा जगह दिलाई जाए, लेकिन नहीं मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि
वैशाली महोत्सव का जो स्वरूप था वो आज की तारीख में स्वरूप में परिवर्तन होता चला गया और वो स्वरूप आज की तारीख में विकृत रूप से प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो लोक संस्कृति है उसका पराभव हुआ है, नो डाउट इसमें। और उस पर जो सरकार का अपना नियंत्रण है या सरकारी पदाधिकारी को जो निर्देश है युवा खेल एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, उसके आलोक में धीरे धीरे संस्कृति से हटके, स्थानीय गुणवत्ता से हटके, लोकतंत्र की मर्यादा और उसकी भावना से हटके पूरे राजनीतिक मंच और सरकारी कार्यक्रम के रूप में विकसित हो गया, न कि लोकतंत्र के जननी के मंच के रूप में विकसित हुआ। और धीरे धीरे इसके कारण आम लोगों का भी वहाँ जो आना था उसमें भी अभाव हुआ, चूँकि उनके टेस्ट के मुताबिक वहाँ कुछ नहीं है। थोपा जाना वाला जो कार्यक्रम है वो उन लोगों के आग्रह का विषय नहीं रह गया। इसलिए धीरे धीरे वैशाली महोत्सव के प्रति जो जनास्था थी, जो भावनाएं थी, वो संकुचित होती चली गई और आज वैशाली महोत्सव का स्वरूप काफ़ी सिमट के रह लेकिन गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस महोत्सव के मेन जो एजेंडा, जिस मुख्य एजेंडा का अगर मैं जिक्र करूं, तो मुख्य एजेंडा में किस तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी? वैशाली महोत्सव का जो मुख्य एजेंडा होना चाहिए था उसमें शुरू से लेकर आज तक लोकतंत्र को ही केंद्रित कर उसी के प्रचार प्रसार के लिए वह मंच बनाया गया था। वैशाली महोत्सव की स्थापना भी इसी के जगदीश चंद्र माथुर ने जो कार्यक्रम वहाँ आयोजित किया सबसे पहले, वो यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी हुआ करते थे और उन्हीं के द्वारा वैशाली महोत्सव को एक नए स्वरूप में लाया गया कि वैशाली की गौरवमयी जो कथाएं हैं, जो उनकी महत्ता थी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसलिए वैशाली महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया। आज की तारीख में वह बात समाप्त हो गई। अब वैशाली महोत्सव एक छोटे से मेले के रूप में विकसित हुआ और मंच जो हुआ वो लोक संस्कृति की जागरूकता का प्रचार प्रसार न करके, लोकतंत्र के गुणों का प्रचार प्रसार न करके राजनीतिक प्रचार प्रसार का जगह बन गया। इसलिए जो उसकी महत्ताएं हैं वो आज की तारीख में प्रतिपादित नहीं हो पा रही हैं और उसका लाभ किसी आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ना ही कोई मैसेज लोकतंत्र का आम लोगों तक पहुंच रहा है। अब लोग धीरे धीरे ये भी भूलने लगे कि वैशाली का लोकतंत्र की जो जननी है, किस लोकतंत्र को पैदा किया, उस लोकतंत्र का स्वरूप क्या था, लोकतंत्र की परिभाषा क्या थी और उस लोकतंत्र से लोगों को लाभ क्या था। आम लोग अब इससे अलग हो गए। अब सिर्फ एक सामान्य रूप से सरकार अपनी कोरम पूरा कर लेती है वैशाली महोत्सव के नाम पर खर्चों को दिखा के, और आम लोग एक छोटा सा मेला समझ के वहाँ पहुँच जाता है। वो ये नहीं जान पाता कि वैशाली महोत्सव अगर लोकतंत्र की जननी के रूप में उस सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए अगर बनाया गया है तो फिर इससे हमको क्या लाभ है। ये अब वैशाली महोत्सव के द्वारा कोई मैसेज नहीं दिया जाता, जबकि पूरे वर्ल्ड में वैशाली का नाम लोकतंत्र की जननी के रूप में सर्वाधिक रूप से चर्चित है। लेकिन अगर वैशाली के लोगों से ही पूछ दिया जाए कि लोकतंत्र क्या है तो यहाँ पूर्णतः हम लोग विफल नज़र आते हैं। हम लोग ये नहीं बता पाते कि एक्चुअली लोकतंत्र था क्या और आज के दिन में है क्या। और अगर मैं जिक्र करूं कि लोगों से पूछना एक तो एक डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिर्फ लोकतंत्र के जो हिस्सेदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, अगर उनसे ही अगर लोकतंत्र के मायनों को अगर पूछें या फिर अगर उनसे पूछें कि लोकतंत्र की जो वास्तविक स्थिति जो आपने विकसित की है वो स्ट्रक्चर क्या है। मैं पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र करना चाहता हूँ। क्या लग रहा है कि आज की जो पॉलिटिकल पार्टी है, तब जब मैं वैशाली का जिक्र कर रहा हूँ, यहीं पर लोकतंत्र की खात्मे की तस्वीर गढ़ी जा रही है? नहीं, जहाँ तक आप लोकतंत्र के जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र को ढोने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो लोकतंत्र को ढो रहे हैं ये वो नहीं जानते हैं। वो सिर्फ राजतंत्र का हिस्सा बनने के लिए अपने को प्रतिभागी के रूप में ला रहे हैं। ठीक है। लोकतंत्र के प्रहरी हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, जनताओं का प्रतिनिधि कर रहे हैं, लोक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये चीज़ वो नहीं जानते। वो आज की तारीख में लोकतंत्र क्या है ये वो भी नहीं जानते, क्योंकि उसके प्रति किसी भी ढंग की कोई जागरूक
या कोई जागरूकता परियोजना न तो जिला प्रशासन की ओर से, न राज्य प्रशासन तंत्र की ओर से नहीं दिखाई गई, न ही पाठ्यक्रमों में इसकी कोई पाठ्य सामग्री है कि बच्चे भी पढ़ के जान लें कि हाँ लोकतंत्र क्या था, उसका पूर्व में स्वरूप क्या था, आज का स्वरूप क्या है। तो जब वहाँ का नागरिक ही नहीं जान पा रहा है तो उन नागरिकों में से आए हुए जनप्रतिनिधि क्या जानेंगे। तो क्या मैं वैशाली की धरती पे मान लूँ कि शंकर जी किशोर साहब एक पत्रकार के नाते इस कमी को महसूस कर रहे हैं कि जिस वैशाली को लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर के ज़रिए, जिस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर में भारत में ही ना सिर्फ अव्वल होने की ज़रूरत थी बल्कि विश्व में भी एक पहचान कायम करनी थी, जो एक बड़ी कमी है। नहीं, कमी ही कमी है। लोकतंत्र को सही मायने में लोकतंत्र के रूप में परोसने की ज़रूरत है। लोग जाने कि लोकतंत्र क्या था, लोकतंत्र आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है, और लोकतंत्र के सिद्धांत को आज के स्वरूप में चलाने में क्या दिक्कत है। सवाल ये उठता है कि जब तक हम लोकतंत्र को नहीं जानेंगे, जब तक हम लोक शब्द को नहीं जानेंगे, तब तक उसके तंत्र को नहीं समझ पाएंगे। आज किसी भी रूप में, किसी भी दिशा से लोकतंत्र की जो दुर्दशा है उसको संभालने की ज़रूरत है, उसको सहेजने की ज़रूरत है। और उसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर जो प्रशासनिक प्रबंधन समितियां हैं उन लोगों को, या जो पूर्व के लोग हैं उन लोगों को काफ़ी आवश्यक है कि वे लोग आगे बढ़ें और लोकतंत्र क्या है इसको समझाने का पहले प्रयास करें। क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगा इमारत कभी बुलंद नहीं हो सकती। यहाँ नींव को मजबूत करने की ज़रूरत है। और सही मायने में अगर लोकतंत्र की जननी के रूप में वैशाली और लोकतंत्र के जननी के रूप में भारत को वैशाली के माध्यम से जानने की अगर ज़रूरत है तो लोकतंत्र के परिभाषा को फिर नए ढंग से लोगों को समझाने की भी ज़रूरत आएगी। लेकिन इस खाई को आप कितना दूर तक महसूस कर रहे हैं? एक नागरिक तत्व भी है इसमें, बगैर नागरिक तत्व को स्ट्रॉन्ग किया आप लोग का जिक्र नहीं कर सकते, और लोग का जब जिक्र होगा तो सिस्टम का जिक्र होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ के नागरिकों में कुछ डिफरेंसेस नज़र आते हैं तब जब अन्य प्रदेशों के नागरिकों को आप सामने देखते हैं? नागरिक कहने का मतलब सिर्फ वोट देने का ही हक नहीं, सवाल है कि वो नागरिक बनने के लिए कितना काबिल है। और तब जब एजुकेशन सिस्टम का जिक्र होगा, तमाम अवेयरनेस कैंपेन का जिक्र होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ज़रिए जो तमाम पहल की जा रही है नागरिकों के संदर्भ में, उन तमाम पहलुओं का जिक्र होगा। क्या लग रहा है सर, नागरिकों को मजबूत करने के लिए जो तमाम व्यवस्था है इस वक्त इस धरातल पर कितना मजबूत है? देखिए, सरकारी संरचना में जो भी योजनाएं हैं सिद्धांततः तो वो सब नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, ये एकदम स्पष्ट है। ठीक है, क्लियर। आम लोगों की राय में भी आइए तो बड़े बड़े इमारतों में बैठने वाले लोग, काले शीशों के भीतर चलने वाले पदाधिकारियों को लोगों की समस्याएं नहीं समझ आती। इसलिए नहीं समझ में आती कि वो पहले लोग को नहीं समझ पाते, और लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी समस्याओं को, अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने दिखा सकें। क्योंकि इनके पीछे जो गैप है वो गैप बहुत बड़ी है। हमने पहले कहा कि इमारतों में बैठने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ एक दशक था, 70 के दशक में, जब लोग लोक हित में काम करते थे। एक दशक आया जब लोग सरकार के लिए काम करना शुरू किया, और आज एक दशक चल रहा है जिसमें लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए नौकरी कर रहे हैं। तो इमारत में बैठने वाले जो अधिकारी संवर्ग हैं वो इमारत में बैठते हैं तो बंद कमरों के बीच बैठते हैं, इसलिए लोगों की समस्याएं उनकी नज़र में नहीं आती। सड़कों पे निकलते हैं तो काले शीशे के भीतर गाड़ी में बैठते हैं, इसलिए बाहर की समस्याएं नज़र नहीं आती। तो फिर जब तक लोग को वो नहीं समझ पाएंगे, लोग को खुली आंखों देख नहीं पाएंगे, लोग की भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे, और पत्थर के दिल की तरह संवेदन शून्य होकर सड़कों पे चलेंगे, तो फिर आम नागरिक वो अपना कर्तव्य या अधिकार क्या जानेगा। हम लोग बच्चे थे तो पाठ्यपुस्तकों में एक पाठ्यक्रम हुआ करता था जिसमें भारत के नागरिक के अधिकार और कर्तव्य बताए जाते थे।
भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्थाओं, इन लोगों की जानकारी यहाँ हुआ करती थी। आज एक सिस्टम चल रहा है जिसमें बच्चों को ये सब पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया। आज के लोग ये नहीं जान पाते कि हमारे ग्राम में अगर मुखिया हैं तो उनका क्या अधिकार और कर्तव्य है, और एक नागरिक की तरह हमको उनसे क्या अपेक्षाएं हैं। सरकार की योजनाएं हैं, मुखिया जी के माध्यम से मिलना है, लेकिन वहाँ के नागरिक को भी नहीं पता है कि मुखिया जी के माध्यम से हमारे पास क्या समस्याएं हैं। तो लोकहित की तो बात ही यहाँ नहीं है। यहाँ तो एक औपचारिक सिस्टम है जो फॉर्मुलेटेड है, उसी सिस्टम में लोग चल रहा है, जीना मजबूरी है, उसी सिस्टम में जी रहा है। लेकिन शंकर सर, ऐसे में सवाल उठेगा कि जिस लोकतंत्र का वैशाली महोत्सव है, अब ये तो एक आइडियल डेज हम कहेंगे एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, इससे बड़ा कोई दिन हो नहीं सकता है। चाहे आप भगवान डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं सिकेन जी, पूरे राष्ट्र के लिए लोकतंत्र भारत का एक अपना परिचयात्मक चिन्ह है। भारत अगर जाना जाता है तो लोकतंत्र के नाम से ही जाना जाता है, और उसका जन्मदाता वैशाली है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कल की डेट में मान लेते हैं कि 2023 का पूरा प्रोजेक्ट आपके हाथ में हो वैशाली महोत्सव का, और वैशाली महोत्सव के सामने लोकतंत्र की स्थिति आपके पास है, जर्जर कह सकते हैं, दलदल में है वो कह सकते हैं, संकट में है वो कह सकते हैं, बजट का भी एक इशू हो सकता है। मुझे नहीं मालूम कि इस बार इन्होंने कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, और ये पूरा इवेंट अगर आपके हाथ में हो तब जब अवेयरनेस बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है, नागरिक को नागरिक शक्ति का एहसास नहीं है, हर करप्शन का जरिया यहाँ हो सकता है, ऐसे में किस तरह का स्वरूप आप विकसित करेंगे, कैसे वो महोत्सव का रूप डेवलप करेंगे? देखिए, महोत्सव, वैशाली महोत्सव का हमने आपको सबसे पहले ही बताया है कि इसका जो परिचयात्मक स्वरूप है वो लोकतंत्र से ही है। ठीक है। तो पहले जो वहाँ के नागरिक हैं, मतलब वैशाली से ही नहीं संबंधित है कि सिर्फ वैशाली अंचल से या वैशाली ग्राम से, बल्कि संपूर्ण वैशाली जिला की बात हम करें अगर, तो संपूर्ण वैशाली जिला में लोगों को वहाँ की जो लोकतंत्र की पद्धतियाँ विकसित हुई थी जिस काल में, उस काल के परिप्रेक्ष्य में जो बदलाव हुए, उन चीज़ों को पहले उनके सामने परोसने की ज़रूरत है। क्योंकि शायद आपने सुना होगा, धर्म ग्रंथों में भी ये आया था कि हनुमान जी के पास बहुत ताकत था, लेकिन जब उनको श्वेत बांध रामेश्वरम के समय समुद्र को लांघने की बात लाई गई तो वो अपने आप को कमज़ोर साबित किए। तो किसी शख्स के द्वारा उनको उनकी औकात दिखाई गई कि आप ऐसा कर सकते हो, और वो उस प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया कि वो एक बार में उस समुद्र को लांघ गए। ठीक है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र की जननी वैशाली को पहले लोकतंत्र की जननी के रूप में परोसने की ज़रूरत है। उसके बाद ही बाहर का लोग जो हैं वो लोग उसके महत्व को समझ पाएंगे। जब हम ही नहीं समझ पाते हैं कि मेरे भीतर क्या शक्ति है, मेरे भीतर क्या संसाधन है, मेरे पास क्या स्वरूप है, क्या स्ट्रक्चर है मेरा, तो जब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो मैं आपको क्या समझा पाऊँगा। लेकिन शंकर सर, क्या कमी महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं बस लास्ट क्वेश्चन इस संदर्भ में लेना चाहूँगा, बिकॉज और भी कई आगे मसले हैं जिस पे बातचीत करनी है। NGO की संख्या की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, क्या डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है, चाहे वो एजुकेशन के रूप में हो या सोशल अवेयरनेस के रूप में हो, या फिर कोई हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन ऐसा हो जो बिज़नेस के फॉर्म में काम कर रही हो, सब लोगों की कितनी एकजुटता आपको नज़र आई खास तौर पे इस महोत्सव में? देखिए, अब लोग वैशाली महोत्सव के प्रति काफ़ी उदासीन चल रहे हैं। अच्छा। हमने आपको पूर्व में ही कहा कि ये सरकारी बयान के लिए मात्र एक औपचारिक महोत्सव रह गया है, मूल स्वरूप से इसको कोई वास्ता नहीं रह गया। जो भी कार्यक्रम प्रायोजित किया जाता है वो यहाँ के अधिकारियों के लिए सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया है, जिसको पूरा करने के लिए इस बार खैर त्रिदिवसीय किया गया है, लेकिन त्रिदिवसीय करने के बावजूद भी लोगों का, आम लोगों का आकर्षण वहाँ नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा मूल कारण है कि वो जान ही नहीं रहा है कि जिस लोकतंत्र के महत्व को दिखाने के लिए ये महोत्सव किया जा रहा है उसमें मेरी क्या सहभागिता है, मुझे क्या करना है। इसलिए आम लोगों में उत्साह की कमी है, और वो उत्साह की कमी का एकमात्र कारण है कि वैशाली के लोकतंत्र को नहीं जानना। तो फिर उसका जो महोत्सव है
वो उसको यादगार बनाने के लिए उसके प्रति उत्साह आने का कोई औचित्य ही नहीं है। सबसे पहला ज़रूरत है कि वैशाली ज़िले के लोगों को किसी खास कार्य योजना के तहत डालकर वैशाली के लोकतंत्र के परिचय को सार्वजनिक करने की आवश्यकता है कि लोग जानें कि वैशाली के लोकतंत्र का प्रभाव ये रहा है, इसके कारण देश की दिशा और दशा में ये फ़र्क आया था। इसलिए हमको यह जो जननी लोकतंत्र की जननी का महत्व है उसको बनाए रखना है, क्योंकि आने वाले दिनों में देश से लेकर दुनिया तक जो इसकी छवि बनी हुई है वैशाली की, वो बरकरार रह सके।